बच्चों, अब हम समझेंगे कि तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है। यहाँ पर ये जो आप हेडलाइन देख रहे हैं कि कौन सी तारीख है, इसका तात्पर्य ये है कि किस तारीख को हम महत्वपूर्ण माने। तो हम जो तारीख चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बनाते हैं, वे अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती हैं। वे इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल गया, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो हमारी तारीखें भी बदल जाती हैं। इसे समझने के लिए कुछ उदाहरणों पर हमें गौर करना होगा। यहाँ पर जो भारत में ब्रिटिश इतिहासकार थे, उन्होंने जो इतिहास लिखा उसमें उन्होंने गवर्नर जनरल के शासनकाल को महत्वपूर्ण रूप से बताया है। यहाँ पर एक और शब्द आया है जो हमारी शब्दावली में जुड़ेगा, ये मैं आपको बता दूं। आप इस शब्द को रेखांकित कर लें। अभी मैंने आपको इस पृष्ठ पर एक ही नया शब्द बताया है, गवर्नर जनरल। ये गवर्नर जनरल कौन होते थे, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर ये जो इतिहास है, उस इतिहास में, भारत के इतिहास में जब हम गवर्नर जनरल्स के बारे का इतिहास पढ़ते हैं, तो यहाँ पर पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के शासन से शुरुआत की जाती है और वह गवर्नर जनरल का जो पद है आगे चल के आखिरी वायसराय। यहाँ पर एक और शब्द आया है, आप इसे ध्यान से देखेंगे और मेरी तरह ही अलग से इसको रेखांकित करेंगे। आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ ये खत्म होता है और फिर हम आगे के जो अध्याय हैं उनमें और अलग अलग दूसरे गवर्नर जनरल्स जैसे हेस्टिंग्स है, बेलेजली है, बेंटिक है, डलहौजी है और इसके अलावा और भी कुछ नाम आप जो देखेंगे यहाँ पर, उनके बारे में आपको पढ़ने का अवसर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ नाम और भी हैं। कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कर्जन, हार्डिंग, इरविन, इनके बारे में भी हम अगले अध्यायों में पढ़ेंगे। ये इतिहास में गवर्नर जनरल और वायसराय का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि जब पहले इतिहास जब लिखा गया तो यहाँ केवल गवर्नर जनरल और वायसराय के दौरान जो शासन व्यवस्थाएं थी उन्हीं को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। अब इन किताबों में जो तारीखों का महत्व है वो सब इन अधिकारियों और उनकी गतिविधियों, उनकी नीतियों और उनकी उपलब्धियों के आधार पर तय होता था। जैसा वो चाहते थे वैसा ही लिखा जाता था, क्योंकि ये ऐसे था जैसे कि लोगों के जीवन में बाहर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। अर्थात हमारे यहाँ जो ब्रिटिश शासन के दौरान जो घटनाएं घटी, विशेष तौर से जो ब्रिटिश प्रशासनिक व्यवस्थाएं थी, उन्हीं को यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया और ये माना गया कि यही महत्वपूर्ण है, इनके अलावा कोई और ऐसी चीज़ नहीं है जिसको जानना जरूरी हो। अब यहाँ जो लोगों का जीवन था उसका जो क्रम है वो ब्रिटिश भारत के इतिहास में अलग अलग तरह से समझा जा सकता है और इसे समझने के लिए हम आगे एक और प्रश्न का हमें सहारा लेना होगा कि क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते। गवर्नर जनरलों के इस इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूह और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं। इसको समझने के लिए ये जो दो प्रश्न यहाँ पर दिए हैं कि इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते, ये एक प्रश्न है। क्या इतिहास दूसरी तरह भी लिखा जा सकता था, ये प्रश्न पैदा होता है, क्योंकि जिस तरह से इतिहास लिखा गया है क्या वही सत्य है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर गवर्नर जनरल और वायसराय के द्वारा जो गतिविधियाँ, नीतियाँ और उपलब्धियाँ हासिल की गई थी उन्हीं के इर्द गिर्द ये इतिहास लिखा गया था। इसलिए ये प्रश्न आना स्वाभाविक है कि इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिखा जा सकता क्या। और गवर्नर जनरल के इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के जो विभिन्न समूह और वर्ग उनकी गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं, यानी कि बाकी लोगों का क्या, बाकी लोगों के जीवन के बारे में तो कुछ पता चल ही नहीं रहा है,
केवल यहाँ गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में ही चर्चा की गई है। तो इसको समझने के लिए हमें थोड़ा और पढ़ना होगा। जब हम इतिहास लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। देखिए, एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, हम इतिहास को टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं, ऐसा क्यों करते हैं? ये यहाँ पर एक प्रश्न है, हम ऐसा क्यों करते हैं, क्यों हमें इसकी बांटने की आवश्यकता हो गई? तो ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य बना रहे। यानी आप जब पहली बात खत्म करते हैं तो जहाँ वो बात खत्म होती है अगली बात वहाँ से शुरू होनी चाहिए ताकि उनका तारतम्य बना रहे। इसका मकसद ये भी हो सकता है कि उसे आसानी से समझ लिया जाए और याद रख लिया जाए। तो इतिहास को टुकड़ों में बांटने के पीछे का जो मकसद है वो सामंजस्य, घटनाओं में सामंजस्य, उसकी समझ आसान हो जाए, उसे आसानी से याद रख लिया जाए। और इस प्रक्रिया में उन घटनाओं पर विशेष जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में हमारी मदद करती है। अब जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती, उसके लिए वहाँ कोई जगह नहीं होती। स्वाभाविक सी बात है, जब भारतीयों के बारे में कुछ लिखा ही नहीं गया, कुछ बताया ही नहीं गया, तो उनके बारे में क्या पता चलेगा? तो फिर क्या किया जाए? तो जाहिर सी बात है, इसके लिए हमें एक अलग खाका तैयार करना पड़ेगा। हमें इतिहास का एक अलग तैयार करने के साथ साथ हमें एक इतिहास को अलग तरह से समझना होगा, इसको लिखना होगा। मतलब क्या है? मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों को महत्व दिया जा रहा था वे महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी, हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। यही प्रश्न तो प्रारंभ में किया गया था कि कौन सी तारीखें हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तो हमने ये सवाल जो शुरू किया था कि तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या है, उसका अर्थ इस बात पर निर्भर कर रहा है कि जब तिथियां महत्वपूर्ण होंगी तो स्वाभाविक है वो घटनाओं की महत्ता के आधार पर निर्धारित होंगी, क्योंकि जैसे ही घटनाएं बदलेंगी वैसे ही तिथियां भी बदल जाएंगी और जितनी घटनाएं महत्वपूर्ण होंगी तिथियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हो जाएंगी।